नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10th क्लास की साइंस की वीडियो में मिल रहे हैं और आपको पता है हमारा जो चैप्टर संख्या 8 चल रहा था। चैप्टर संख्या कितना है? 8 है। हमने कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात कर रहे थे हम आपसे, और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण और उसके वर्गीकरण के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपसे बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो ध्यान दें आप, हाइड्रोजन प्लस कार्बन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन का हाइड्रो और कार्बन का कार्बन, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, आप जानते हैं हाइड्रोजन का जो नंबर होता है आवर्त सारणी में वो 1 होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो कार्बन होता है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहली कक्षा में 2 होते हैं और दूसरी कक्षा में 4 होते हैं। अतः ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा चाहता है। तो 4 हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। कभी 2 हाइड्रोजन मिलेंगे या कार्बन की संख्याओं के हिसाब से हाइड्रोजन का जमाव होगा, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन व कार्बन के योग से निर्मित यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि CH4 है, C2H6 है, C2H4 है, C2H2 है, कुछ भी ये हो सकते हैं। सामान्य परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। अगर ये परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु है, ये मुक्त अवस्था में या कोई भी परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, उनको स्थायित्व चाहिए होता है। स्थायित्व कब करेंगे? जब वो किसी अन्य परमाणु से संयोग करके एक नया परमाणु, नया अणु बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ने कार्बन से संयोग करके क्या बना लिया है? हाइड्रोकार्बन बना लिया है। ठीक है। कार्बन परमाणु भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए CHNOS आदि से संयोग करके अणुओं का निर्माण करता है, जिसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। जो कार्बन है वो भी अन्य परमाणुओं की तरह, अन्य परमाणुओं की तरह ही दूसरे परमाणुओं से संयोग करता है और अणु बनाने का प्रयास करता है और अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है। तो हम इस टाइम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है विवृत श्रृंखला वाला और एक आता है समवृत श्रृंखला वाला। ठीक है। विवृत श्रृंखला, जिसकी श्रृंखला जो है वो विवृत है, और समवृत यानी जिसकी श्रृंखला एक वृत्त के समान है। इसीलिए इस हाइड्रोकार्बन को हम अचक्रीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या कह सकते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और इस वाले को हम क्या कह सकते हैं? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही बात अपने? चक्रीय हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? ये इस प्रकार से अपने आप को बांधे रखते हैं। ठीक है। किस प्रकार से अपने आप को बांधे रखते हैं? 1 2 3 4 5, मैंने ये एक 6C का एक कॉम्बिनेशन बनाया है। हेक्सेन एक संरचना बनाई है। 1 2 3 4 5 6, जिसमें C की संख्या कितनी है? 6 है। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ये कैसा है? चक्रीय है, यानी एक चक्र के समान एक संरचना बनाए हुए हैं, इसीलिए इसको चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है ना। इसको एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। कैसे कहते हैं इसको? एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। 1 नंबर में कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का अन्य नाम क्या है। तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का अन्य नाम एलिफैटिक यौगिक भी है। ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं वलय युक्त यौगिक भी कह सकते हैं। समझ में आई अपनी बात? आपको यहां तक बातों को याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकताएं पूरी तरह से भरी हो। जैसे कि ये वाला जो C है, इसके मैंने चारों तरफ H बिठा दिए हैं, तो ये कैसा हो गया? संतृप्त हो गया है, यानी पूरी तरह से ये भर चुका है, फुल भर चुका है। कार्बन को 4 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इनसे मिल रहे हैं, तो ये समवृत हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है ना। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं अपन।
मैंने लिखा C2H6, तो C कितने हो गए, 2 हो गए, 3 H यहाँ पर आ गए, 3 H यहाँ आ गए। तो इस प्रकार से देखिए कोई भी संयोजकता क्या खाली रह गई है, नहीं, सबकी सब संयोजकता कैसी हो गई है, पूरी तरह से भर चुकी है, जिसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिनमें कक्षाएं पूरी तरह से भरी हुई नहीं रहती है, जिनमें कहीं ना कहीं एक संयोजकता की आवश्यकता होती है। संतृप्त एक तरह से फुल भरा हुआ, जैसे कि बाई चांस हमें भूख लग रही है और हम 4 रोटियों को अपने भोजन में लेते हैं और 4 रोटियों की जगह हमको 5 मिल गई है या 4 की 4 मिल गई हैं, तो अपना पेट फुल भर जाएगा, हम और नहीं लेंगे, तो उसे तो बोलेंगे अपन संतृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। पर अगर अपन को 4 की जगह 2 मिले, 3 मिले, तो अभी हमको और आवश्यकता है भोजन की, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि C3H8, बाई चांस C3 अपन ने क्या ले लिया, H6 ले लिया, C3H6 ले लिया है, तो C 3 बार ले लिया और H कितने ले लिया अपन ने, 6 ले लिए हैं। तो देखिए तो 2 कक्षाएं अधूरी रह गई, नहीं रह गई, यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसे हम एल्काइन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसे एल्कीन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसे हम एल्काइन बोलेंगे। वैसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें एक ही उदाहरण आता है इसका, एल्केन। इनके जितने भी उदाहरण होंगे उन सब के पीछे एन प्रत्यय लगा होगा। जैसे मैंने अभी C4 की संरचना बनाई थी, CH4 जो है इसे क्या बोलते हैं, मेथ प्लस एन, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, मेथेन, तो इसका नाम बन जाएगा। जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे उनके पीछे एन लगेगा, और जिनके पीछे यानी ईन लग रहा है या आइन लग रहा है तो आपको समझ जाना होगा। जैसे मैंने बोला मैथीन, ठीक है, जैसे मैंने बोला एथीन, इनके पीछे ईन लग रहा है तो आप समझ जाएं इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और जैसे कि अगर किसी में लिख रहा है मैथाइन या एथाइन या ब्यूटाइन, कुछ भी इसमें से लिखा हुआ है तो आइन प्रत्यय आ रहा है तो आपको समझ जाना होगा इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं समृद्ध हाइड्रोकार्बन की, जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, वलय हाइड्रोकार्बन भी कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, साइक्लिक हाइड्रो यौगिक और एरोमेटिक यौगिक भी कहते हैं इनको। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, ये तो होते हैं एलिफेटिक। ये कैसे होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, इसको अपन एलिफेटिक भी लिख सकते हैं। ये किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं, एलिफेटिक प्रकृति के होते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एलिफेटिक शब्द लिखा हुआ है। एलिफेटिक होता क्या है, एलिफेटिक वो होते हैं जिनको जलाने पर वो बिना धुएं के साथ जलते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं। जबकि एरोमेटिक वो होते हैं जिनको जलाने पर वो धुएं के साथ जलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। एलिफेटिक यानी एलिसाइक्लिक यौगिक को अपन क्या बोलते हैं, एलिफेटिक यौगिक बोलते हैं। इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। मैं अभी आपको थोड़ा समझा देता हूं इसको भी। इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से बनी होती है, सिंगल बॉन्ड के साथ CH2, यहाँ पर भी CH2 है, फिर एक बीच में CH2 लिखते हैं, यहाँ CH2 है, और यहाँ भी ये क्या है, CH2 है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं अपन, एलिफेटिक यौगिक बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, एलिफेटिक यौगिक बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बातें हैं, आपको ये जरूर याद रखनी है, पेपर में कई बार इनकी संरचना के बारे में पूछ लिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है एरोमेटिक यौगिक। इनको जलाने पर काले धुएं के साथ ही जलते हैं और अन्य एरोमेटिक गुण दर्शाता है, यानी धुएं देते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है एरोमेटिक है, इसमें एरो यानी एयर, हवा में जो धुआं देता है उसे एरोमेटिक कहते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो क्या है, जो ये मैंने संरचना बनाई है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है,
साइक्लोहेक्सेन। ये किसकी संरचना बनाई है मैंने? साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लो यानी साइकिल यानी चक्रीय, और हेक्सेन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हेक्सेन यानी 6 कार्बन है, इसलिए इसमें हेक्सेन का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एरोमेटिक यौगिक धुएं के साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं। कई बार जब हमारे बर्तन काले हो जाते हैं, जब उनको गैस पे रखते हैं तो उनमें खाना पकाते हैं, अगर वो काले हो रहे हैं तो इसका मतलब वो धुएं के साथ जल रहे हैं। तो इस टाइम वो कौन से ईंधन बन चुके हैं? वो एरोमेटिक ईंधन बन चुके हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेंजीन। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? बेंजीन। देखो यहाँ पर सी कितने हैं? 6 हैं। सी कितने हैं? 6 हैं। एच कितने हैं? एच कितने हैं? 2 दूनी 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एच कितने हो गए? 12। ठीक है ना। पर इसमें बेंजीन में क्या होते हैं? C6 होते हैं, और H भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। C6H6। और वहां पर कितने थे? C6 थे, H कितने थे? 12 थे साइक्लोहेक्सेन में। तो इसको किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? इसको, इसकी संरचना पेपर में कई बार पूछी गई है। बेंजीन की संरचना बनानी है तो सबसे पहले C लिखा मैंने, एक सामने C लिखा, एक इधर C लिखा, एक इधर C लिखा। कितने हो गए? 4। एक इनके बीच में लिख देते हैं, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, 6 के 6। ठीक है ना। अब एक छोड़ के दूसरे सी पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। एक यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक सी पर सिंगल बॉन्ड, दूसरे पे डबल बॉन्ड, एक पर सिंगल, दूसरे पे डबल, एक पे सिंगल, दूसरे पे डबल। इस प्रकार से हमने बॉन्ड लगा दिए। अच्छा, अब बॉन्ड लगाने के बाद इन सब पे क्या कर दिया? H। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए इस वाले कार्बन को देखना है, इस वाले को देखो, 2, 3, 4, चारों संयोजकता पूरी हो गई। इसी प्रकार सबकी चार संयोजकता पूरी हो रही है, जो कि इस नियम को पूरा यानी फॉलो कर रहा है। और देखो इसका नाम भी क्या है? ईन प्रत्यय लगा हुआ है, बेंजीन। तो इसका मतलब देखो डबल बॉन्ड आ रहा है सीसी के बीच में। तो ये किस प्रकार की संरचना है? ये भी एक प्रकार की, यानी ये तो वैसे एरोमेटिक संरचना है, लेकिन ये इस नियम को भी फॉलो कर रहा है। ये जब कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है तो कार्बन अपने मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाकर अपनी संयोजकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसी को ही एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड लगता है तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो एल्काइन जैसी संरचनाएं निर्मित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने अभी आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में समझाया था। मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है पेपर में अनेकों बार पूछा गया है, आपको इसको बार बार करेंगे। बाहर यानी चैप्टर के बाहर बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड आप उसको सॉल्व करेंगे। जो मैंने अभी आपको पूरी वीडियो में समझाया है, उस पूरी की पूरी वीडियो को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो टॉपिक हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। अगर जब तक आपको असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, विवृत श्रृंखला वाले, संवृत श्रृंखला वाले, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक यौगिक के बारे में नहीं समझ में आएगा, जब तक आप नामकरण की विधि को नहीं सीख सकते हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है नामकरण के बारे में आ रहा है। हर बार बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का नामकरण जरूर पूछा जाता है। ये जो चैप्टर है 6 नंबर का है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा। वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको फिर भी कोई कमी लगती है तो मेरे पास कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसके बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं इसको और बेहतर बना सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, खाली समय का लाभ उठाते रहिए, अध्ययन करते रहिए और हमारे वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।